Hello everyone, welcome to this YouTube channel. Today in this lecture we are going to discuss about what is APIs in Node.js. We will use Node.js and MongoDB for the further video. Actually इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि API के बारे में डिटेल पहले डिस्कस करेंगे कि API एक्चुअल में होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, और उसके बाद में हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। CRUD यानी कि क्रिएट करेगा डेटाबेस, फिर रीड करेगा, अपडेट करेगा और डिलीट भी करेगा। तो ये चार ऑपरेशन हम करेंगे API के थ्रू। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअल में API होता क्या है। तो हमने डेस्कटॉप पे दिया हुआ है PPT में कि API इज़ नथिंग बट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर एप्लीकेशन। जैसे कि दो एप्लीकेशन है, उसके बीच में हमें कम्युनिकेशन क्रिएट करना है तो हम API के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल के दौर पे डिस्कस करेंगे। तो हम एग्जांपल लेंगे होटल का। तो हम अक्सर होटल में जाने के बाद हम क्या करते हैं? तो जब हम होटल में एंटर करते हैं तो हमारे पास वेटर आता है। वेटर क्या करता है? वेटर हमसे डिस्कस करता है कि आपको क्या चाहिए। ओके, क्या चाहिए ये नोट डाउन करके वो क्या करता है, जो भी हमारा कंटेंट होगा, हमें जो भी कुछ चाहिए वो हमारी क्या हो गई, हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये स्पेसिफिक हमें चाहिए। तो ये जो वेटर होता है वो क्या करता है, हमारी जो भी रिक्वेस्ट है स्पेसिफिक वो लेता है और वो रिक्वेस्ट किसे सेंड करता है? जो भी शेफ होता है, जो खाना बनाता है, उसे वो रिक्वेस्ट दिखाता है कि ये स्पेसिफिक कस्टमर है तो इसको क्या चाहिए। तो वो जो भी शेफ होता है वो क्या करता है, हमारी जो भी रिक्वेस्ट आई है उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है, खाना बनाता है हमारे ऑर्डर के हिसाब से, और उसे वेटर की ओर से हमें प्रोवाइड करता है। तो इसमें वेटर का रोल क्या हुआ? वेटर क्या करता है, हमें जो भी रिक्वेस्ट चाहिए, जो भी हमारा कंटेंट चाहिए, जो भी डेटा चाहिए, वो डेटा बनाने के लिए एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता है। वो रिक्वेस्ट किसे देता है? जो भी शेप है यानी कि सर्वर हुआ। शेप क्या हुआ? हमारा सर्वर। हम क्या हुए? कस्टमर क्या हुआ? क्लाइंट हुआ। तो वो क्या करता है, वेटर क्या करता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है और सर्वर को देता है। तो सर्वर क्या करेगा? अब सर्वर उस रिक्वेस्ट पे प्रोसेसिंग करेगा और जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था वो क्लाइंट को रिटर्न करेगा। लेकिन ये जो डेटा पास करने का काम है वो कौन करता है? होटल में वेटर करता है। बस API का काम भी वही है कि जो भी वेटर काम करता है वही काम अपने API करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो क्या काम हुआ हमारे API का? API भी क्या करेगा? क्लाइंट की रिक्वेस्ट लेगा, सर्वर को देगा, सर्वर उस पर प्रोसेस करेगा और हमें एक रिस्पांस देगा। लेकिन रिस्पांस लेके कौन आएगा? हमारा API आएगा और हमें क्लाइंट को रिस्पांस मिल जाएगा। वही इसमें डिस्कस किया है वो PPT में। तो हमें वो जो भी एप्लीकेशन है वो क्रिएट करना है Node.js और MongoDB के थ्रू API क्रिएट करना है। तो उसे हमें क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? विजुअल स्टूडियो कोड नॉर्मली हमारे हर किसी प्रोग्रामर के पास तो होता ही है। हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा Node.js, MongoDB कंपास। अब ये MongoDB कंपास जो है हमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है जब हम MongoDB इंस्टॉल करते हैं। और हमें पोस्टमैन चाहिए। अगर पोस्टमैन नहीं भी हुआ तो हम विजुअल स्टूडियो में एक एक्सटेंशन मिलता है वो यूज़ करेंगे हमारे API कॉल करने के लिए। ओके, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम डायरेक्टली कोड को स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि डेटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके बाद रीड करना है, जो डेटाबेस सेव किया है हमने MongoDB में वही रीड करना है, उसे अपडेट करना है और उसे डिलीट भी करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा?
उसके लिए हमें Node.js की कुछ लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, Mongoose। अब ये Mongoose होता क्या है, Mongoose क्या होता है, एक ऐसी लाइब्रेरी है Node.js की और MongoDB के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है। अब जब हमें डेटाबेस सेव करना है तो Node.js के थ्रू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, MongoDB और नोड के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर तो हमने क्रिएट कर ही लिया है, तो उसके बाद हम क्या टाइप करेंगे यहाँ npm init। अब ये npm init क्या करता है, जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसकी जो भी हम डिपेंडेंसीज वगैरह यूज करते हैं उसकी सब इंफॉर्मेशन हमारे package.json में होती है। तो यहाँ टाइप करना है तो आपको कर सकते हो, नहीं भी किया तो कोई दिक्कत अब नहीं है। हम जब भी हमें नीड होगी तब हम उसे एडिट कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे package.json ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। तो उसमें क्या है, अभी तो कुछ नहीं है, हमने कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड भी नहीं किए इस एप्लीकेशन में। तो हमें क्या करना है, अब एक एक करके सब कुछ क्रिएट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको एपीआई क्रिएट करना होता है तो फिक्स एक फॉर्मेट फोल्डर स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो जब भी हम एपीआई क्रिएट करेंगे तो आपको एक मॉडल होता है। तो वो मॉडल क्या होता है कि मॉडल यानी कि फिक्स जो डेटाबेस में फील्ड्स होंगे आपके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल बोलेंगे हमारे एपीआई के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली वो मॉडल क्रिएट करेंगे कि हमारा डेटाबेस में क्या क्या फील्ड होंगे। तो हम क्या करेंगे, बस 4 फील्ड लेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर, और कुछ और ले सकते हैं, बस ये 3 लेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा मॉडल्स। ओके, तो हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। तो उस फोल्डर के बीच अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे login.js। तो अब हमें क्या करना है, इस login.js में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मॉडल होगा, जो भी हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करेंगे किस फाइल में, ये login.js मॉडल्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोडिंग शुरू करेंगे। तो उसमें फर्स्ट लाइन क्या होगी, हमें जो भी लाइब्रेरीज हमें यूज करनी है वो लाइब्रेरीज हम पहले यहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि हमें आगे कुछ दिक्कत ना हो। तो हम फर्स्ट लाइब्रेरी कौन सी यूज करने वाले हैं, या Mongoose। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी लाइब्रेरी है वो ऐड कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था, हम ऐड करते हैश इंक्लूड stdio.h और वगैरह वगैरह। तो इसी में हमें भी वैसे कुछ लाइब्रेरीज ऐड करनी होगी जो भी हम यूज करेंगे इस एप्लीकेशन में। तो हमें पहले क्या करना है, रिक्वायर। अब ये रिक्वायर होता क्या है, जैसे हम हैश इंक्लूड यूज करते हैं, इंक्लूड जो भी कमांड होती है सी लैंग्वेज में, वैसे ही यहाँ पे हम यूज करते हैं रिक्वायर, ताकि जो भी हम इसके पैरामीटर में पास करेंगे वो लाइब्रेरी हम यहाँ पे इस फाइल के अंदर यूज कर सकते हो। तो हमें कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है, Mongoose। तो ये हो गई रिक्वायर। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, Mongoose का यूज क्या होता है, हमने जैसे डिस्कस किया है। तो Node.js और MongoDB के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, Mongoose बोलते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, लॉगिन पेज के लिए हमें 3 फील्ड्स लेने हैं। तो उस फील्ड को हम क्या नाम देंगे, यप नेम, एल नेम एंड मोबाइल नंबर। तो हम क्रिएट करेंगे स्कीमा। अब ये स्कीमा होता क्या है, स्कीमा यानी कि फिक्स फील्ड जो भी हमें सेव करना है डेटाबेस में। तो हमें क्या करना है, लॉगिन के लिए सेव करना है क्या, Mongoose.schema। Mongoose का हमें क्या करना है, एक स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं हम। तो उस स्कीमा के अंदर हमें क्या लेना है, एफ नेम। अब
हमें क्या करना होता है, की और वैल्यू में देना होता है। तो ये क्या हो गया, एफ नेम क्या हो गया, हमारे फील्ड का नेम हो गया, और उसके आगे हमें देना होता है उसका टाइप। तो डेटाबेस में इसका टाइप क्या रहेगा कि कौन से टाइप की वैल्यू इसमें सेव होगी अपने में। तो हम भी जानते हैं कि हमारा नाम जिसका टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग। उसके बाद में वैसे ही सेम हम क्या लेंगे, यहाँ कोमा और यल नेम यानी कि लास्ट नेम, उसका भी टाइप हमें क्या मिलेगा, उसका भी टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, स्ट्रिंग ही लिया है। और उसके बाद में हमें क्या लेना है, मोबाइल नंबर, या हमने लिया मोबाइल नंबर। तो अब हमें मोबाइल नंबर का टाइप देना है। तो मोबाइल नंबर किस टाइप में होता है, नंबर में होता है। तो यहाँ हमने लिया नंबर। तो अब हमारा ये क्या हो गया, ये स्कीमा क्लियर हो गया। तो हमें क्या करना है, ये स्कीमा हमारे अदर फाइल्स में यूज करना होगा, ताकि हमें आगे चल के इसमें डेटा सेव कर सके, इस स्कीमा के फॉर्मेट में हम डेटा सेव कर सके। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर कोई फाइल हमें उसका कंटेंट किसी अदर फाइल में यूज करना होता है, तो वो स्पेसिफिक फाइल हमें क्या करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। तो मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स। तो इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। तो ये क्या हुआ हमारे जो भी mongoose का ये मॉडल है, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसको दो पैरामीटर होते हैं। जो पहला होता है, हमारे डेटाबेस में इस जो भी फॉर्मेट है ये, इसका नाम क्या होगा, कलेक्शन का नाम क्या होगा, जिस कलेक्शन में ये डेटा सेव होगा। तो हम कुछ ऐसा नाम देंगे, लॉगिन्स। ऐसा कुछ नहीं है कि या स्पेसिफिकली ऐसा ही नाम चाहिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। लेकिन ये जो नाम है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा MongoDB में जब आप डेटा सेव करेंगे, यानी कि कलेक्शन का नेम आपके होगा लॉगिन्स, जब आप लॉगिन्स देंगे तब। और दूसरा पैरामीटर है हमारा स्कीमा का नाम, जिसमें हमने स्कीमा क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन में क्रिएट किया है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लॉगिन में दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक मॉडल क्रिएट हो गया। तो हमें क्या करना है, ये मॉडल यूज करके APIs क्रिएट करने हैं, और उस API के थ्रू हमें डेटाबेस में डेटा भी सेव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, क्या कंट्रोलर। ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिकली कंट्रोलर ही नाम चाहिए, लेकिन नॉर्मली प्रोग्रामर्स जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उसे मॉडल्स, कंट्रोलर्स ऐसे नाम देते हैं, तो हम भी देंगे। तो इस कंट्रोलर फाइल में हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे, login.js। अब ये login.js, इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो दो login.js हो गए, लेकिन उसका जो रूट फोल्डर है वो डिफरेंट है, एक मॉडल्स में है और एक कंट्रोलर में है। तो ये मॉडल्स में जो भी लॉगिन थी उसमें क्या किया हमने, उसमें एक फॉर्मेट फिक्स कर दिया कि किस टाइप का वैल्यू, किस टाइप का डेटा सेव होगा, उसके फील्ड का नाम क्या होगा, ये सेव किया है हमने किसमें, मॉडल्स फोल्डर में। अब ये कंट्रोलर है जो फोल्डर है, उसमें भी एक हमने लॉगिन फाइल क्रिएट की है। तो उस लॉगिन फाइल में हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे APIs क्रिएट करेंगे, और वो API क्या काम करेंगे, वो API काम करेंगे कि जो भी तुम्हारा ऑपरेशन है, क्रिएट का, रीड का, अपडेट का, डिलीट का, वो परफॉर्म करेंगे। अब इसके लिए हमें पोस्टमैन की भी जरूरत पड़ेगी जब हम रन करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम पहले फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, तो हमने एक फाइल क्रिएट ऑलरेडी कर चुकी है। तो हमें क्या करना है, उसमें कोड करना है, कॉन्स्ट, जैसे कि पहले हमारे मॉडल फोल्डर में login.js में हमने किया था। जो भी हमारे लाइब्रेरीज यूज करने हैं वो हम क्या
टॉप पे रिक्वायर करते हैं। तो हम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, एक्स और रिक्वायर एक्सप्रेस। अब ये एक्सप्रेस क्या होता है, जब हमें सर्वर पे कुछ काम करना होता है तब हम क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्रेस रिक्वायर करेंगे। यहाँ पे सेमीकोलन ऑप्शनल होता है जब आप नोड.js का काम करते हो। यहाँ पे सेमीकोलन दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर C++ या जावा में जाते हो तो आपको ये मैंडेटरी होता है। जब आप स्टेटमेंट एंड करते हो तब आपको सेमीकोलन देना होता है वहाँ। लेकिन यहाँ नोड.js में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे दिया तो भी दिक्कत नहीं और नहीं दिया तो भी दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉन्स्ट राउट तो हमें क्या करना है, राउट भी क्रिएट करने हैं, यूज करने हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ डबल कोट भी दे सकते हो, सिंगल कोट भी दे सकते हो। एक्सप्रेस लाइब्रेरी, एक्सप्रेस में ही ये एक्सप्रेस जो भी लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करेंगे उसमें ही ये बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, एप्लीकेशन, ओके, ये हमें यूज करना है इसलिए हमने रिक्वायर किया है। उसके बाद कॉन्स्ट लॉगिन, और हमें क्या करना है, जो हमने मॉडल क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पे रिक्वायर कर लेना है। तो हमने क्या किया, रिक्वायर डबल कोट लिया हमने, डॉट क्योंकि वो किसी और फोल्डर में है इसलिए हमने यहाँ पे पाथ देना है हमें मॉडल्स, क्योंकि हमारे फोल्डर का नाम क्या है, मॉडल्स। और मॉडल्स में हम कौन सी फाइल यहाँ पे गेट कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं लॉगिन, तो हमने यहाँ दिया लॉगिन। अब हमने वो जो भी फाइल है login.js मॉडल्स के अंदर वो हमने एक्सपोर्ट की थी, इसीलिए हम यहाँ पे रिक्वायर कर चुके हैं। लेकिन अब जब हम वो फाइल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम एबल नहीं होंगे कि वो रिक्वायर किसी और फाइल में करें। लेकिन अब हमने एक्सपोर्ट की थी इसलिए हम एबल है कि वो फाइल यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक राउटर क्रिएट करना है, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस का राउटर। तो हमने जो भी हमारी एक्सप्रेस ये लाइब्रेरी ली थी हमने EX नाम के वेरिएबल में, कांस्टेंट में, तो उसमें से हमने क्या लिया है, राउटर, और वो किस कांस्टेंट को असाइन किया है, राउटर इस कांस्टेंट को हमने असाइन किया। तो हम पहला API क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप API क्रिएट करते हो तो API के कुछ मेथड्स होते हैं। तो API के मेथड्स कौन से होते हैं, पोस्ट होता है, गेट होता है, पुट होता है और डिलीट होता है। अब ये पोस्ट क्या करता है, जब आपको डेटाबेस में डेटा सेव करना हो तो आप पोस्ट मेथड यूज करेंगे अपने API में। जैसे कि आपने अगर PHP पढ़ा हो तो हम जब भी कुछ यूज करते हैं तब हम मेथड देते हैं, कुछ गेट, पोस्ट। लेकिन इसमें हमने API में 4 मेथड यूज करने हैं। कौन से, पोस्ट है, गेट है और पुट और डिलीट। ओके, और भी कुछ मेथड्स है लेकिन नॉर्मली बस इसी 4 का यूज हम करने वाले हैं। तो हमने पहले API बनाएंगे राउटर डॉट पोस्ट। अब आपको ये जो पोस्ट है वो क्या है, एक मेथड है, और जब भी हम इस मेथड को यूज करेंगे आपको एक नॉर्मल आइडिया आना चाहिए कि हमारा API क्या काम करने वाला है। तो इस API में पोस्ट मेथड यूज किए तो API काम क्या करने वाला है आपको पता चल चुका होगा कि हम कुछ डेटाबेस में सेव करने वाले हैं इस API में। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे API का नाम होता है, तो हमने नाम दे दिया यहाँ पे लॉगिन। ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिकली जो मॉडल का नाम है वही चाहिए और सिर्फ
कुछ फाइल का नाम ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो यहाँ पे नाम देना है वो आप दे सकते हैं, लेकिन जब भी आपको ये एपीआई कॉल करनी होती है तब उसी वक्त आपको ये नाम यूज करना पड़ता है, तभी ये एपीआई कॉल हो जाता है। ओके, तो हमने क्या किया, लॉगिन नाम रख दिया है उस एपीआई को। ओके, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, असिंक फंक्शन। अभी असिंक का यूज क्या है अब हम डिस्कस करेंगे, जब भी हम इस एपीआई में अवेट वगैरह यूज कराएंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि असिंक का एक्चुअल यूज क्या होता है। ओके, तो हमने यहाँ क्या लिया है, उसका पैरामीटर में रिक्वेस्ट और रिस्पांस, क्योंकि हमें क्या करना है, एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट भेजनी है और हमें रिस्पांस गेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ऑपरेशन करेंगे तो कॉन्स्ट, तो जब भी आप कुछ पोस्ट का एपीआई कॉल करते हो तब आप रिक्वेस्ट बॉडी होती है, कुछ रिक्वेस्ट बॉडी जब भी हम रन कराएंगे ये एपीआई तब मैं बता दूंगा आपको कि रिक्वेस्ट बॉडी होता क्या है, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स क्या होता है। तो रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ फील्ड्स भेज सकते हो और वही फील्ड आप डेटाबेस में सेव कर सकते हो। तो हमें भी वैसा ही करना है कि रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ फील्ड्स भेजने हैं और उसी फील्ड को हमें डेटाबेस में सेव करना है। तो हमें और एक फाइल क्रिएट करनी है index.js, पहले वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद में हम रन कराएंगे, लेकिन पहले हमें ये एपीआई क्लियर करते हैं। तो हम एक वेरिएबल लेंगे consttemp इक्वल्स टू अवेट। अब यहाँ पे हमने लिया है अवेट। तो अवेट का यूज क्या होता है, ये स्टेटमेंट जो है, जिस स्टेटमेंट में हम अवेट यूज करेंगे वो स्टेटमेंट जो है, वो स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूशन है आपने एपीआई का वो आगे नहीं जाने देगा जब तक वो स्टेटमेंट फुल्ली एग्जीक्यूटेड नहीं हो जाता। समझो कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो कि टाइम कंज्यूम करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो अगर यहाँ पे हम अवेट नहीं यूज करेंगे तो अपना एग्जीक्यूशन नेक्स्ट स्टेटमेंट को जाने की संभाव्यता होती है, लेकिन जब हम अवेट यूज करेंगे तब हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है, अगर वो स्टेटमेंट कंप्लीटली जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक एग्जीक्यूशन आगे नहीं जाने देगा। इसीलिए हमने क्या किया है, वहां पे अवेट यूज किया है। और अवेट हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जब भी हम इस फंक्शन में या एपीआई में वहां पे रिक्वेस्ट और रिस्पांस के पहले हमने असिंक राइट किया है हुआ है, तो जब भी हम असिंक यूज करेंगे तब भी सिर्फ आपको अवेट यूज कर सकते हो, वरना आप अवेट यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन डॉट क्रिएट। अब ये लॉगिन क्या है, लॉगिन तो हमने ऑलरेडी गेट किया है, वो फोल्डर स्ट्रक्चर है लॉगिन। ओके, तो जो भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो किस में सेव किया हुआ है हमने, लॉगिन में। तो लॉगिन डॉट क्रिएट वैसा एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करो और उसमें डेटा कौन सा सेव करो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, ऐसा कुछ हमें सेव करना है। तो अब हम जब भी रन करेंगे कोड को तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये रिक्वेस्ट बॉडी होता क्या है, और जब भी हम सेव करेंगे तो हमें रिस्पांस में क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे हम दे देंगे रिस्पांस डॉट स्टेटस। अब रिस्पांस का स्टेटस क्या है, अगर आपको एरर आती है तो हमें कभी कभी स्टेटस मिल जाता है 404 नॉट फाउंड, एपीआई नॉट फाउंड इट्सेट्रा। तो हम क्या देंगे, 200 देंगे। उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती है, लेकिन हमें ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना है, उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, हमें नॉर्मली सिर्फ CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, डॉट जेसन, क्योंकि हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, जेसन फॉर्मेट में होगा। तो हम क्या ऐड करेंगे, उस जेसन फॉर्मेट में मैसेज देंगे एक डेटा सेव हो चुका है या नहीं। तो हम जेसन फॉर्मेट में कैसा होता है, जेसन फॉर्मेट होता है की और वैल्यू पेयर में। ओके, तो मैसेज, और मैसेज के देंगे डेटा सेव सक्सेसफुली। अब होगा क्या, जब भी हम एपीआई कॉल करेंगे, जब हम कुछ डेटा सेव करेंगे डेटाबेस में, अगर
डेटाबेस में डेटा सेव हो जाता है तो हमें क्या मैसेज मिलेगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली एज अ रिस्पॉन्स। ओके, अब हमें रिस्पॉन्स में ये डेटा सेव सक्सेसफुली मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सभी एपीआई क्रिएट कर लेंगे ताकि हमें टाइम वेस्ट ना हो। राउटर डॉट अब गेट का करेंगे। अब जो भी हमारे ऊपर वाले एपीआई में हमने क्या किया है, डेटा सेव किया है, वो डेटा हमें क्या करना है, गेट करना है इस एपीआई में। तो हमें इस एपीआई को भी नाम देना पड़ेगा, जैसे कि हमने ऊपर वाले एपीआई को नाम दिया था। अगर वहां पे भी हमने पोस्ट मेथड में भी लॉगिन नाम दिया था एपीआई को, यहाँ पे भी लॉगिन दिया है। तो आपको ऐसा डाउट हो सकता है कि यहाँ पे क्या कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऊपर भी लॉगिन नाम है, यहाँ पे भी लॉगिन नाम है, तो कौन सा एपीआई कॉल होगा, तो वो हमें डिसाइड करती है हमारी मेथड। यहाँ पे पोस्ट का लॉगिन है, यहाँ पे गेट का लॉगिन है। हम जो भी रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे उसमें मेथड देते हैं हम कि कौन से मेथड वाला एपीआई कॉल कर रहे हैं हम, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आपको दो से भी ज़्यादा सेम मेथड के और सेम नाम के जब भी आप एपीआई बनाएंगे तब वो दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहाँ पे मेथड डिफरेंट है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे सेम जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा असिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और उसके बाद हम बनाएंगे एरो फंक्शन, और उसमें जो भी हमारी बॉडी होती है एपीआई की वो लिख देंगे। तो उसमें हमें क्या करना है, अब इसमें क्या करेंगे हम, वो जो भी डेटा सेव है डेटाबेस में वो डेटा हमें गेट करना है। तो वो डेटा हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में सेव करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया टेम्प, यहाँ पे भी हम अवेट यूज करेंगे ताकि हमारा एग्जीक्यूशन आगे स्टेटमेंट को ना जाए, और हमारे जो भी मेथड यूज करेंगे हम लॉगिन डॉट फाइंड। अब ऐसा जो भी स्ट्रक्चर है डेटाबेस में वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये फाइंड जो है एक मेथड है जो कि डेटाबेस फाइंड करती है, जो भी डेटाबेस में सेव है वो फाइंड करने का काम ये फाइंड मेथड करती है। जैसे कि हमने यहाँ क्रिएट मेथड यूज की थी, तो क्रिएट मेथड भी क्या करती है, क्रिएट मेथड भी एक डेटाबेस क्रिएट करने का काम करती है। जैसे यहाँ पे अगर फाइंड होता है लॉगिन का डेटा, यहाँ पे फाइंड होता है उस स्पेसिफिक कलेक्शन में, जो कि कलेक्शन का नाम हमने दिया था मॉडल, और मॉडल फोल्डर के login.js में, तो उस कलेक्शन में हमारा डेटा फाइंड होता है, तो वो डेटा किस में जाएगा, इस टेम्प में जाएगा। तो हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और हम यहाँ क्या करेंगे, वो टेम्प वाला डेटा रिटर्न करेंगे। अब हमने यहाँ स्टेटस दिया है, अगर दिया है तो आपको मिल जाएगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। लेकिन हम देते हैं यहाँ पे 200 और डॉट जेसन, और हमने टेम्प रिटर्न किया है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इस राउटर का डेटाबेस क्लियर हो चुका है, तो हमने इस एपीआई को कंप्लीट किया है। तो हम नेक्स्ट एपीआई बनेंगे पुट के लिए। अब हम क्या करेंगे, राउटर डॉट पुट। अब ये पुट किसके लिए होता है, जब भी हमें अपडेट करना होता है हमारी फाइल को, तब हम क्या यूज करते हैं, पुट मेथड यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे स्लैश लॉगिन, और उसके बाद स्लैश उसका आईडी लेंगे हम, क्योंकि हमें कौन सा डेटा उसमें मल्टीपल यूजर्स होंगे, मल्टीपल डेटा होगा। तो अगर वहाँ पे 4 डेटा है, 4 कस्टमर्स का डेटा है, तो हमें उसमें से कौन से कस्टमर का एडिट करना है वो भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम आगे ले रहे हैं आईडी। अब ये होता क्या है, यहाँ पे देखो सिंटेक्स कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पे हमने नाम भी लिया है लॉगिन, ये तो हो गया एपीआई का नाम, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मेथड पुट है। और उसके बाद में हमने क्या किया है, स्लैश लगा के वहां पे एक कोलन दिया है और उसके आगे आईडी दी है। अब ये क्या हो गया, आईडी
तो जब भी हम ऐसा कुछ लिखेंगे कोलन के बाद, तो वो एक्चुअली हम एक जो भी जिस टाइम पे रन कराएंगे ये एपीआई, तो वहां पे उस आईडी ना लिख के, ऐसा स्पेसिफिक आईडी नहीं लिखेंगे, तो उसके जो भी जगह है वहां पे हम स्पेसिफिक आईडी डाल देंगे जो भी हमारा डेटाबेस में सेव है, तो उस आईडी को हम एक्सेस करेंगे इस एपीआई में, इसलिए हमने वहां पे एक आईडी लगाया है। तो यहाँ पे जब भी आप इंस्टॉल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको सब वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेम ले रहे हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस और एरो फंक्शन, और हमें अब क्या करना है इस बॉडी के अंदर वैसे ही सेम एक आईडी लेना है जो कि हम पैरामीटर में पास करेंगे। ये जो रिक्वेस्ट यूआरएल होता है उसमें अगर आप कोई वैल्यू पास करते हो तो उसको बोलते हैं पैरामीटर्स में, और अगर आपको बॉडी में पास करते हो तो उसे बोलते हैं रिक्वेस्ट बॉडी में पास कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एपीआई यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो टेम्प इक्वल्स टू अवेट, यहाँ पे भी अवेट यूज करेंगे हम, लॉगिन डॉट, अब हमें क्या करना है, इस लॉगिन को क्रिएट हो गया है, गेट भी हो गया है, तो हमें क्या करना है, इसे अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन है अपडेट वन, ओके, हम यूज कर रहे हैं अपडेट वन फंक्शन। अब इसको में हमें क्या देना पड़ेगा, तो कौन सा वैल्यू हमें अपडेट करना है, अंडरस्कोर आईडी। अब ये अंडरस्कोर आईडी क्या होता है, अगर जब भी आप डेटाबेस में सेव करते हो डेटा, तो हर जो भी डेटा होता है हर किसी डेटा को कोई एक आईडी होता है, यूनिक आईडी होता है, तो उस आईडी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उस कलेक्शन में से डेटा लेंगे और उसको अपडेट करेंगे। तो अब किस आईडी को हमें लेना है, तो उस आईडी को हम देंगे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। अब ये हुआ क्या, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, तो हम यह देख सकते हो हमने कोलन के बाद आईडी लिया है, तो उसके बाद हम क्या देंगे, लॉगिन देंगे, स्लैश देंगे, और जो भी कोलन और उसके बाद आईडी है वहां पे आईडी डाल देंगे, और उसका नाम बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, क्योंकि हमने पैरामीटर लिस्ट में डाल दिया है वो। तो उसको हम क्या करेंगे, जो भी लॉगिन का आईडी है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसे अपडेट करेंगे, और उसमें क्या ऐड करेंगे, जो भी हमारा डेटा होगा उसमें हम ऐड कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी आईडी हो गया है हमारा कंप्लीट, कोमा देंगे और उसमें और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का डेटा आपको डेटाबेस में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, एक एपीआई कॉल करना है, किसके लिए, जो भी हमारा डेटाबेस है वो डिलीट करना है। अब हमें डेटाबेस क्या करना है, डिलीट करना है। उसके लिए हमें क्या बनाएंगे, अब उसके लिए हमें बनाएंगे लेकिन यहाँ पे हमें रिस्पांस रह गया है, तो हम यहाँ पे रिस्पांस ऐड भी कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हाँ, तो यहाँ पे हम रिस्पांस ऐड कर देंगे, रिस्पांस डॉट जेसन। क्या रिस्पांस देना है हमें, हमारे हिसाब से ले सकते हो कुछ भी, मैसेज, और उसमें हम रिस्पांस रिटर्न कर देंगे डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ऐसा कुछ हमने मैसेज दिया हुआ है यहाँ पे, तो अब हमें मैसेज मिल जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम लास्ट वाला एपीआई बनाएंगे, राउटर डॉट डिलीट। अब ये डिलीट मेथड क्या करती है, इस एपीआई में हम क्या करेंगे, जो भी डेटाबेस क्रिएट किया हुआ था वो हम डिलीट कर सकते।
तो इसमें भी हमें स्पेस सेम यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पुट में किया था कि आईडी लेना पड़ेगा और उस आईडी के हिसाब से हमें डिलीट करना पड़ेगा कि ये आईडी मैच करेंगे, और अगर ये आईडी मैच होता है तो वो डेटा हम डिलीट कर देंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी यूज करना है। तो नाम देंगे लॉगिन, ऐसा कुछ नहीं है लॉगिन ही तो, लेकिन रन करते समय वही यूज करो। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया आईडी, पैरामीटर्स में आईडी, और उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, असिंक, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और एरो फंक्शन। और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है जब हम एपीआई कॉल करेंगे तो वो सब कुछ हमारा कोड जो भी होगा वो इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अवेट, ऐसा कुछ नहीं, किस वेरिएबल में ही इंसर्ट करो, लॉगिन डॉट रिमूव। अब ये क्या है, रिमूव भी एक मेथड है, एक फंक्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है और इसको पास क्या कर देना है, इसको पास क्या करेंगे हम, अंडरस्कोर आईडी। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी, और इस आईडी को वैल्यू क्या देंगे, जो कि हमने पास की है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। इस वैल्यू हमने किसे असाइन की है, अंडरस्कोर आईडी को हमने असाइन कर ली है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ रिस्पांस सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम रिस्पांस सेंड करते हैं, रिस्पांस डॉट जेसन। हमारे हिसाब से कुछ भी मैसेज सेंड कर सकते हो, मैसेज। तो क्या, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके, ऐसा कुछ हमने मैसेज दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब एपीआई तो हमने क्रिएट कर लिए, लेकिन ये एपीआई हमारे किसी और फाइल से एक्सेस होने चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे, इस फाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने मॉड्यूल को एक्सपोर्ट किया था, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। तो हमने क्या कर लिया, इस फाइल को भी एक्सपोर्ट करेंगे, इस मॉड्यूल को भी एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि हम बाहर इसे यूज कर पाए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक एनवायरनमेंट फाइल होती है .env फाइल, तो वो क्रिएट कर लेनी है। उसमें हमारे जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें अगर आप ये क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको नहीं क्रिएट करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो इसको नाम क्या देंगे, .env। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हो गया पोर्ट। तो वो जो भी पोर्ट होता है वो मल्टीपल प्लेस पे हमें कभी कभी यूज़ करना पड़ता है। और कुछ लिंक होती है, जैसे कि हमारे MongoDB की लिंक हो गई, तो वो भी हमें कुछ ज़्यादा टाइम यूज़ करनी पड़ती है। तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स हम यूज़ करेंगे, तो उसे हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्रिएट करके रखेंगे, और जहाँ पे भी हम यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हम क्या डाल देंगे, पोर्ट। अब ये पोर्ट क्या हुआ, हमारा जो भी सर्वर है, अब सर्वर किस पोर्ट पे रन होगा ये हमारे कौन डिसाइड करेगी, ये पोर्ट डिसाइड करेगी। तो हम देंगे बाय ऐसे ही 200, ऐसा कुछ नहीं स्पेसिफिकली 200 ही दो, लेकिन हमने ली है 200। ओके, उसके बाद में डीबी का कनेक्शन, MongoDB का जो भी हमारा कनेक्शन होगा उसकी भी URL हम यहाँ पे भी देंगे, कनेक्शन db कनेक्शन अंडरस्कोर URL। उसकी जो भी URL है वो भी हम यहाँ पे दे देंगे। तो उसकी URL MongoDB लोकल होस्ट, यानी कि हमारे अपने ही डिवाइस का डेटाबेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, और जो भी पोर्ट नंबर है हमारे डेटाबेस का वो है 27017। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे MongoDB का
जो भी URL होता है वो ये होता है। तो उसके बाद में उसमें हमें कौन सा डेटा फेच करना है, लॉगिन डेटा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे लॉगिन डेटा वाला, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें डेटा सेव करते जाएंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, index.js जो भी मेन फाइल है हमारी वो क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे index.js फाइल क्रिएट कराएंगे। तो index.js में हमें एक्सप्रेस यूज करना है, तो हम क्या करेंगे एक्सप्रेस, क्योंकि हमें सर्वर से कनेक्ट होना है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिक्वायर एक्सप्रेस। यहाँ पे हमने एक्सप्रेस रिक्वायर कर लिया है, तो हम इस फाइल में रिक्वायर एक्सप्रेस यूज कर सकते हो। तो कॉन्स्ट अगेन हम क्या लेंगे, लॉगिन इक्वल्स टू, अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे मॉडल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, कंट्रोलर में जो भी फाइल है login.js उसके हमें यहाँ पे ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, कंट्रोलर, और कंट्रोलर के अंदर हमें कौन सी फाइल चाहिए, लॉगिन। तो हमें उस फाइल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पे वो फाइल रिक्वायर कर ली है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बॉडी पार्सर। अब ये बॉडी पार्सर होता क्या है, हमें जब भी डेटा सेव करना है तो हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा देना है, लेकिन वो बॉडी जो भी है वो पार्स करने का काम कौन करता है, अपना बॉडी पार्सर करता है। तो हमें बॉडी पार्सर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ लेंगे कॉन्स्ट बॉडी पार्सर, यहाँ पे हमने लिया बॉडी पार्सर इक्वल्स टू रिक्वायर, यहाँ पे रिक्वायर करेंगे हम क्या, बॉडी पार्सर, यहाँ पे आ गया है बॉडी पार्सर। तो उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, यहाँ पे हम यूज करेंगे, और रिक्वायर जो भी हमने .env में डेटा रखा था वो यहाँ पे इस फाइल में हमें यूज़ करना है, पोर्ट नंबर और डेटाबेस का URL। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, .env रिक्वायर करना पड़ेगा, .env और .config। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा टोटल रिक्वायर जो भी हमें चाहिए था वो। और उसके बाद हमें और क्या चाहिए, mongoose भी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose। अभी जो भी लाइब्रेरी होती है वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है जब हमें कोड रन करना होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं है, हमने इंस्टॉल की हुई। तो हमें जब भी हमें कोड रन करना है तो हम इंस्टॉल कर लेंगे जो भी लाइब्रेरी हमने यूज़ की है एक्सटर्नल। तो हम जो भी रिक्वायर चाहिए था वो हमें हो गया है। अब हमें क्या करेंगे, app.use, उस ऐप का यूज़ करेंगे किसके लिए, बॉडी पार्सर डॉट जेसन डेटा क्या होता है आपको पता है, क्योंकि हमने यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे हमें क्या यूज़ करेंगे, app.use। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो भी API है उसका URL यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देंगे API/v1, ऐसा कुछ हमने URL दे चुका है। और यहाँ पे हम क्या देंगे, जो भी हमने रिक्वायर किया है लॉगिन किस कंट्रोलर का है, तो यहाँ हम देंगे लॉगिन। तो यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, mongoose.connect, यानी कि हमें क्या करना है, अब MongoDB से कनेक्ट होना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे हम प्रोसेस, क्योंकि URL किस में है,
हमारे .env फोल्डर में है, तो हम यहाँ देंगे process.env डॉट जो भी हमारा वेरिएबल है उसका नाम क्या है, db अंडरस्कोर कनेक्शन अंडरस्कोर URL, ऐसा कुछ हमारे URL का नाम था, तो हमने यहाँ पे दे चुका है डॉट। देन जब भी हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाएंगे और उसका डेटाबेस से कनेक्ट हो गया ऐसा कुछ मैसेज देंगे। तो यहाँ पे हम देंगे console.log कनेक्टेड टू DB, ऐसा कुछ हमने मैसेज दे रखा है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैसेज हो गया। तो उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत आती है तो हम क्या करेंगे, कैच ब्लॉक भी लेंगे इसका। तो डॉट कैच, अगर कोई एरर क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर प्रिंट करेंगे, कुछ जो एरर आया है वही प्रिंट करेंगे, console.log एरर। ऐसा कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कैच तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कैच ब्लॉक भी ले लिया है। तो यहाँ पे सेमीकोलन दिया। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, सर्वर से कनेक्ट हो जाना है। तो app.listen एक मेथड है जो कि हम क्या करेंगे, उस पोर्ट को पे रन कराएंगे। तो process.env डॉट नाम के दिया था हमने env फोल्डर में, पोर्ट नाम दिया था, तो यहाँ पे हमने लिया पोर्ट। अब हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे और जैसे कि हमने डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद मैसेज दिया था, ऐसा ही कुछ मैसेज यहाँ पे भी हम दे देंगे कि हमारा सर्वर कनेक्ट हो चुका है। तो console.log और सर्वर इज रनिंग, ऐसा कुछ मैसेज हम दे देंगे। तो यहाँ पे हमने वो मैसेज दे दिया है और यहाँ पे सेमीकोलन दिया, यहाँ पे भी दिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कोड एक्चुअल में रन करना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी लाइब्रेरीज हमने यूज़ की है इस फोल्डर के अंदर, तो इस फाइल के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। स्क्रिप्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट ऐड कर देंगे। अब ये होता क्या है, एक बेसिकली कमांड है, तो वहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, नोडमोन। अब ये नोडमोन क्या होता है, नोडमोन भी एक लाइब्रेरी है, लेकिन वो लाइब्रेरी हमें अनेबल करती है जब भी हम कोड को कुछ चेंजेस करेंगे और अगेन सेव करेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा कोड होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट रीरन ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हम नोडमोन यूज़ करते हो तब। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, index.js। कौन सी फाइल रन करनी है हमें, index.js फाइल हमें रन करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे कुछ दिक्कत आई थी, ओके देखते हैं बाद में। तो हम क्या करेंगे, पहले इंस्टॉल करेंगे npm। जब हमें कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है तब हम क्या करते हैं, कुछ कोड ऐसा लिखते हैं npm i, और कौन सी लाइब्रेरी हमने यूज़ की है, एक्सप्रेस की है, तो एक्सप्रेस हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब कुछ टाइम ले सकता है, अगर आपके नेटवर्क कनेक्शन स्लो है तो मेरा भी थोड़ा सा स्लो ही है तो मेरा भी टाइम ले रहा है। तो उसके बाद में हमें जो भी लाइब्रेरीज है वो हमें लाइब्रेरीज ऐड करनी होगी स्लोली, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी कोड है वो रन करेंगे। ओके, तो इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
आप भी इंस्टॉल कर सकते हो तब तक। ओके, एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बाय डिफॉल्ट आ चुका है, क्योंकि हमने क्या किया है, इंस्टॉल किया है लाइब्रेरीज। वैसे ही हम अब रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ एरर मैसेज तो देगा ही, क्योंकि हमारे कुछ लाइब्रेरीज अभी पेंडिंग है। तो npm और स्टार्ट, अब इसका मतलब क्या हुआ, npm स्टार्ट, यहाँ पे हमने स्टार्ट कमांड दे दिया है। जब भी हम टर्मिनल पे स्टार्ट करेंगे तब ये क्या यूज करेगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की जगह पे नोडमॉन index.js। अब नोडमॉन index.js मतलब क्या है कि नोडमॉन index.js मतलब जब भी आप सेव करेंगे तब बाय डिफॉल्ट रन हो जाएगा, हमें वैसा ही रन करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, npm i nodemon, यानी कि जो भी हमारा नोडमॉन है वो भी इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट वो नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आप, पैकेज.json में डिपेंडेंसीज है। यहाँ पे हमने एक्सप्रेस जब इंस्टॉल की तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सप्रेस आ चुका है, उसका वर्जन भी यहाँ पे सामने आ चुका है कि आप कौन सा एक्सप्रेस यूज कर रहे हो। अब जब हम नोडमॉन इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा, नोडमॉन भी आपके पास है और उसका वर्जन भी आ जाएगा कि कौन सा नोडमॉन आप यूज कर रहे हो। तो वैसे भी ये हमें और भी कुछ .env इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि हमें जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स थे हमारे, वो हम यूज़ करने के एबल हो जाए, क्योंकि हमने अभी तक .env भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, .env भी इंस्टॉल करेंगे। देखो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में नोडमॉन इंस्टॉल हो चुका है, वैसे ही हम क्या करेंगे, नोडमॉन हो गया। अब हमें .env करेंगे, .env। तो .env किस लिए हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज़ किया था। अगर हमें नहीं भी करना है ये यूज़ तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जहाँ पे हमने process.env.port यूज़ किया है वहाँ पे डायरेक्टली आप 2000 रख सकते थे। लेकिन कुछ जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोजेक्ट, npm स्टार्ट। कुछ दिक्कत है तो यहाँ पे आ जाएगी, अगर नहीं है तो रन हो जाएगा। ओके, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, तो हम देखेंगे console.is not a function। ओके, यहाँ पे हमारा C कैपिटल हो चुका है। ओके, हमने क्या किया है, सेव किया है। आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट रन हो चुका है, फिर भी जब हमने सेव किया है। यहाँ पे क्या होगा, इनवैलिड स्कीम एक्सपेक्टेड कनेक्शन स्ट्रिंग टू स्टार्ट विथ न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग 86 लाइन index.js। ओके, db कनेक्शन URL सर्वर रनिंग स्टेज पे है। ओके, देखते हैं कुछ एरर आ चुके हैं। MongoDB, ओके, हम देखेंगे हमारा डेटाबेस। MongoDB जो भी कंपास है वो ओपन करेंगे और उसमें हमारा डेटाबेस क्रिएट करेंगे।
यहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, और उसमें हम क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, लॉगिन डेटा। ओके, और उसमें कलेक्शन हमने क्या यूज़ किया था, कलेक्शन यूज़ किया था हमने लॉगिन्स। तो हम यहाँ पे लेंगे लॉगिन्स और क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, रन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेज आ चुका है, सर्वर इज रनिंग एंड कनेक्टेड टू डीबी, यानी कि हमारा सर्वर भी अब रन है और हमारा डेटाबेस में से भी कनेक्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, चारों भी एपीआई टेस्ट करने हैं कि एक्चुअल में प्रॉपरली हमारे एपीआईज रन होते हैं या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पोस्टमैन यूज़ करना है तो आप पोस्टमैन पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरीज मिलती है थंडर क्लाइंट, अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो हम यहाँ पे एक्सटेंशंस पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाने के बाद सर्च करेंगे क्या, थंडर क्लाइंट, थंडर क्लाइंट, और थंडर क्लाइंट आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की। तो हमें पहला एपीआई कॉल करना है, मेथड उसकी है पोस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सी मेथड हमें कॉल करनी है। और अगर आपको ऐसा कुछ मेथड लेना है तो ये हो गया हमारा लोकल होस्ट 2000, क्योंकि हमारा जो भी पोर्ट नंबर है हमने दिया था प्रोजेक्ट में 2000, तो हमने यहाँ पे ले लिया है लोकल होस्ट 2000। उसमें कौन सा एपीआई कॉल करना है, तो index.js में जाएंगे और जो भी यूआरएल हमने यूज़ किया है वो कॉपी करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया और हमारा जो भी थंडर क्लाइंट है उसमें उस 2000 के आगे हमने पेस्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे अब, जो भी हमारा एपीआई है कंट्रोलर, उसका नाम क्या है वो देखेंगे हम। तो उसका नाम है लॉगिन, वो कॉपी करेंगे, उसमें से कौन सा कॉल करना है, तो हमें कॉपी किया उसका नाम और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। मेथड हमारी पोस्ट है, तो जो भी लॉगिन वाला एपीआई है वो पोस्ट मेथड जिसमें यूज़ की गई है वो एपीआई कॉल होगा। लेकिन उसको मैंने बताया था आपको रिक्वेस्ट बॉडी पास करनी पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट बॉडी क्या होती है, उसमें आप कुछ जेसन डेटा पास कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लेंगे क्या, एफ नेम, हमारे फील्ड क्या थे, एफ नेम। हाँ, तो एफ नेम हम कुछ लेंगे ऐसा ABC। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फील्ड थी एल नेम। तो एल नेम फील्ड में हम क्या करेंगे, एल नेम फील्ड में हम XYZ, और उसके बाद था मोबाइल नंबर। तो इस फील्ड में लेंगे हम मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। और जो भी हमारा मोबाइल नंबर है हमने उसका टाइप क्या लिया था, नंबर लिया था। इसके लिए हमें वहाँ पे डबल कोट नहीं देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसा कुछ हमने नंबर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब टोटली हम सेट हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और देखते हैं क्या मैसेज आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पांस क्या आ गया, स्टेटस कोड आ गया 200। तो 200 यानी कि सब ओके होता है। तो मैसेज क्या आ गया, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। लेकिन हम ट्रस्ट नहीं करेंगे इस पे, तो हम जाएंगे मोंगोडीबी कंपास में और जो भी हमारा लॉगिन डेटा था उसमें जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो आप लॉगिन्स में, तो हुआ क्या है,
लॉगिन्स में जाएंगे तो यहाँ पे आ चुका है डेटा, एफ नेम आया है ABC, एल नेम आया है XYZ और जो भी हमने नंबर डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर कुछ ID आया हुआ है, ऊपर क्या आया हुआ है, ID आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो गेट का API कॉल करेंगे। पोस्ट का तो क्लियरली वर्क हो रहा है तो हम गेट का रन करेंगे। कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं थे क्योंकि हमने सेम नेम रखे थे सभी API के। तो रिस्पांस में देखो आप देख सकते हो जो भी डेटाबेस में वैल्यूज थी वो यहाँ पे हमने गेट कर ली है दूसरा API कॉल करके। तो हमें तीसरा API कॉल करने के लिए आपको मैंने बताया था, यहाँ पे तुम देख सकते हो कंट्रोलर login.js में तीसरा जो है वो क्या है, पुट का है। पुट का क्या करता है, लॉगिन और उसके बाद में हमें क्या देना है, स्लैश देके ID देना है। तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ID कॉपी करेंगे क्योंकि हमें ये ID पास करना है नेक्स्ट वाला API कॉल करते समय। तो लॉगिन और स्लैश करके वहां पे हमने क्या किया, ID डाल दिया। मेथड क्या करेंगे, पुट, और इसी का हम ABC से 1 2 3 ABC 1 2 3 नाम रख देंगे और सेंड किया है। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, लेकिन हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे, हम खुद देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABC का नाम क्या हो गया है, ABC 1 2 3 बाय डिफॉल्ट हो चुका है। तो हमें लास्ट वाला क्या करना है, लास्ट वाला रन करना है डिलीट मेथड का। तो हम यहाँ पे मेथड लेंगे डिलीट और देख सकते हो यहाँ पे भी हमने सेम लिया था। लॉगिन के बाद हमें ID पास करना है पैरामीटर में, तो हम यहाँ पे भी ID वही पास कर देंगे क्योंकि हमारे पास डेटा तो सिर्फ एक ही है। तो हमने सेंड कर दिया और यहाँ पे आ चुका है डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हम डेटाबेस में चेक करेंगे कि सच में डिलीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस वीडियो में आपको कुछ भी दिक्कत हो, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड API हो या बैकएंड में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। उस टॉपिक पे हम ज़रूर जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पे हम ज़रूर बनाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो आपको फ्यूचर में चाहिए, ऐसा ही कंटेंट आपको चाहिए तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।